गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पीएमपी जंक्शन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोगों के लिए एमपी जंक्शन रेगुलर कंटेंट लेकर के हाजिर हो रहा है। तो आज भी आपका एक नया वीडियो है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। ये वीडियो क्लास 11th के जितने बच्चे हैं उनके लिए है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 की फिजिक्स को वन बाय वन, इस वीडियो में नहीं बल्कि इस वीडियो सीरीज में, एक वीडियो सीरीज होगी, इस वीडियो सीरीज में हम लोग वन बाय वन क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट आने वाले टाइम पे रेगुलर बेसिस पे लेकर के आते रहेंगे। कुछ चेंजेस आप लोगों ने नोटिस किया होगा। चेंजेस में एक चेंज ये है कि हम लोग अभी नॉर्मल बोर्ड में नहीं है, अभी हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे हैं और इसकी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिली है। इस वजह से हम लोग आपके सामने ये क्लास लेकर के आए हैं। बट अभी कुछ आपको इसमें चेंजेस ये दिख रहा होगा कि नॉइज में भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको आ रहा होगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा। धीरे धीरे हम लोग आने वाले टाइम पे अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। आज का क्लास जो है, इसमें मैं आप लोगों को वेक्टर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का क्या काम है फिजिक्स में, और अगर आप वेक्टर जान जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिल सकता है। चलिए, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आप लोग का, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जब आप कंप्लीटली देख लेंगे फिर आप जज करेंगे वीडियो में क्या कमियां रही हैं, आप उसको सजेशन में आप लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और हम लोगों का क्लास जो है तो अब स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th का फिजिक्स। तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है, आप तो समझदार हो चुके हैं कि आप लोगों का क्लास 11th जो है उसमें फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो मैं इस पे चर्चा तो नहीं करूंगा, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं और वेक्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग एक काम करें, अपने अपने कॉपी में हेडिंग करा लिए वेक्टर। अब सुनिए, वेक्टर जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं वीडियो जो देख रहे हैं उनको भी बता दूं कि मेरा फेस में भी हो सकता है कि सम टाइम कैमरे पे रहेगा और सम टाइम इन लोगों पे रहेगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो जो बना रहा हूँ सामने कुछ बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको अपने लेवल पे बस कंटेंट पे ध्यान देना है, मुझ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं वेक्टर। तो वेक्टर का फिजिक्स में क्या काम है, तो आपको पता होना चाहिए। आप क्लास 9th में पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, अगर याद है उसमें आपने पढ़ाई किया था कि कुछ क्वांटिटी जिसको हम लोग स्केलर बोलते हैं और कुछ क्वांटिटी जो कि वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी ये होता है, मैं अगर यहाँ पे वेक्टर से पहले अगर ये कहना चाहूँ कि फिजिक्स की भाषा में कुछ जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी दो होता है, एक तो स्केलर है और एक है वेक्टर। अब समझिएगा एक बात, ये इतना ज्यादा हम लोगों के लिए चिंताजनक नहीं होता है, इतना ज्यादा सोचने वाला ये नहीं है। रीजन ये है कि इसके पास केवल और केवल एक चीज है और वो है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नहीं होता है इसके पास। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके पास में मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन दोनों होता है ना। मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस में डायरेक्शन भी होता है, लेकिन इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है आप जानते हैं, किसको कहते हैं मैग्नीट्यूड? ये बात मालूम है आप लोगों को या उसको पहले हमको बताना पड़ेगा? मालूम है क्या होता है मैग्नीट्यूड, किसको कहते हैं? क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी? अमाउंट आप कह सकते हैं। जो फिजिक्स में आप कहते हैं ना कि कोई 5 केजी चीनी की अगर बात कर रहे हैं तो जो मास है उसका एक अमाउंट है 5 केजी, तो वो एक मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। लेकिन अब उसका डायरेक्शन तो नहीं होगा कि 5 केजी चीनी किधर, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता। बट फोर्स की जहाँ तक बात होती है, फोर्स में अपना एक डायरेक्शन भी होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब समझिए, अगर डायरेक्शन है फोर्स में तो उसका कैलकुलेशन भी होगा। डायरेक्शन अगर है तो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट भी आएगा। एग्जांपल के तौर पे दो फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं 10 न्यूटन और एक और फोर्स, और ये है आपको 20 न्यूटन। तो अभी केस अलग होगा। अभी केस ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में टोटल 30 न्यूटन एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर केस ये हो जाए कि एक आपका 10 न्यूटन इस तरफ हो जाए और एक आपका 20 न्यूटन इस तरफ हो जाए,
उस केस में फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल 10 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, और वो किस तरफ लग रहा है, तो लेफ्ट साइड लग रहा है। तो ये कैसे आप लोग बता पा रहे हो, केवल क्या इन दो फोर्स को देखने से पता चल रहा है? नहीं, यहाँ पे भी वही दो फोर्स है, बट इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इन दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो कुल मिलाकर के वेक्टर का कैलकुलेशन करना थोड़ा अलग होता है, इस वजह से वेक्टर को हम लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, जिससे हम लोग जान सकें कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये एकदम बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है, एकदम बेसिक सी बात बताई, लेकिन वेक्टर इतना सिंपल नहीं है। वेक्टर इतना सिंपल नहीं है। आपको वेक्टर का कैलकुलेशन जब करेंगे, अभी हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज वेरी टफ या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग इसीलिए वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में दो क्वांटिटी है, और दोनों क्वांटिटी में एक क्वांटिटी आपको क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, स्केलर में मैग्नीट्यूड ही होता है, तो इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना बहुत ईजी है। स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना काफी इजी है। आप इत्मीनान से दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, आप इत्मीनान से दो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट वंस यू आर डीलिंग विद वेक्टर क्वांटिटी देन यू मस्ट हैव टू नोटिस ऑन द डायरेक्शन। इस केस में दोनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन वही दो फोर्स इस केस में फिर क्या हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट भी हो रहे हैं। दैट मींस कि यहाँ पे डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, किसमें, वेक्टर में। इसलिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इसका सोच और समझ के किया जाता है। चलिए, तो हेडिंग लगा चुके हैं आप लोग वेक्टर क्वांटिटी। अब समझिए, ये तो बेसिक था। अब हम लोग फिजिक्स में जो वेक्टर की बात करेंगे, आप लोग अपने हेडिंग में समझिएगा, इसको समझिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे वेक्टर लिख रहा हूं, तो वेक्टर में एग्जांपल देते हैं। सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल आप लोग जानते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स का एग्जांपल आप लोग जानते हैं, तो हम फोर्स का एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो वेक्टर, अच्छा कुछ ये लिखाना भी होगा कि वेक्टर क्या होता है, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, इतना तो आपको जानना नहीं है। फोर्स की बात करते हैं हम लोग। फोर्स में अगर मैं आपको ये कह दूं कि देखो बच्चा, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे ये एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जो कि अभी हमने आपको दिखाया भी था। तो ये जब आपको डायग्राम बना करके हमने दिखाया, तब तो आपको पता चला ओ देयर इज अ फोर्स एंड व्हिच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन राइटवर्ड, है ना, टुवर्ड्स राइट। मतलब आप जब देखे आप फोर्स को, और फोर्स को देखने के बाद आपको दिखा यस देयर इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड व्हिच इज एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन बिना आपको मैं फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किए अगर एक सिंपल सा क्वांटिटी ऐसा लिख देता हूं, अभी समझिएगा कैसे लिख रहे हैं वो बात की बात है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो इसका भी अपना मीनिंग है, इसका भी अपना मीनिंग है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बता रहा है कि ये एक आपका, अगर यहाँ पे एक न्यूटन यूनिट लगा देते हैं, ये बता रहा है आपको कि ये भी एक क्या है, फोर्स है। और ये फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का है, तो 10 मैग्नीट्यूड का है, और इसका डायरेक्शन क्या है, तो एक्स एक्सिस कैसे है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ वेक्टर्स के टाइप जानने होंगे, वेक्टर्स के टाइप जानने होंगे कि कितने तरह का वेक्टर्स होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको एक पता है यूनिट वेक्टर होता है, मालूम है, यूनिट वेक्टर एक होता है, ये वेक्टर का टाइप। ये सारी चीजें पहले हम लोगों को 1 बाय 1 डिटेल में जानना होगा। तो वेक्टर हेडिंग लगा चुके हैं आप, इसमें एक काम करें, एक छोटा सा लाइन लिखिए ताकि नोट्स भी आपका अच्छा रहेगा। लिख सकते हैं वेक्टर में कि अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, अ वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. A vector is a physical quantity which has magnitude as well as direction. एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा the vectors are calculated according to the vector law of addition, वेक्टर का कैलकुलेशन जो होता है वो किससे होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से होता है, वो आगे की बातें हैं, ठीक है ना। चलिए
अब इसमें आइए आप लोग सब हेडिंग में, और सब हेडिंग लिखिए इसका वेक्टर का। नंबर 1, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। एकदम मोटे मोटे तौर पे जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसमें सब हेडिंग आ जाइए आप, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आप समझिए, देखिए ये मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x है, ये y है और ये एक z एक्सिस है। तीन ही तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होता है, x y और z होता है। और अगर x और y के बीच में कोई डायरेक्शन है तो फिर वो x y से मिलके एक x y प्लेन बन जाता है ना। अगर x और y के बीच में कोई डायरेक्शन अगर हो रहा होगा, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो इसमें फिर आपको दो एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक x और एक y होता है। तो जब दो एक्सिस मिल जाते हैं तो वो बन जाता है एक प्लेन, तो वो बन जाएगा एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे कोई एक अगर वेक्टर होगा तो उसमें नो डाउट कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट x का होगा, कुछ ना कुछ y का होगा, है ना। तो अभी हम फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, हमें फिलहाल पहले स्टैंडर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम लोग के पास कितना है, 3 है, एक x हो गया, एक y हो गया और एक z हो गया, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है इसको समझिए। एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर which has a fixed direction, जिसके पास डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, but having magnitude equal to 1 unit। क्या है यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर which has a fixed direction, इसका अपना एक फिक्स डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक वेक्टर ही तो है, यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर है जिसका अपना एक फिक्स डायरेक्शन, और वो फिक्स डायरेक्शन किधर भी हो सकता है, x की तरफ हो सकता है, y की तरफ हो सकता है, z की तरफ हो सकता है, या बीच में कहीं हो सकता है, या स्पेस में कहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं ये मेरा हम लोग का एक वेक्टर मान लेते हैं, ये वेक्टर आपका देखिएगा तो x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, या बाहर अगर देखें तो z में भी हो सकता है, या कहीं बाहर निकला हुआ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका अपना कोई एक डायरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, और वो ये है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1 यूनिट होगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर को जानने से फायदा क्या मिलेगा आपको, क्या मिला यूनिट वेक्टर को जान करके? डायरेक्शन। चलिए ठीक है, डायरेक्शन, और क्या मिला यूनिट वेक्टर को जानने से? डायरेक्शन तो आपको वेक्टर जब दिया रहेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये डायरेक्शन है। बेहतरीन मतलब बेसिक इसका फंडा क्या है यूनिट वेक्टर को जानने का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो समझिएगा। अगर ज़्यादा आपके पास इसमें नहीं है तो समझिएगा। देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास में फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और ये एक सपोज के तौर पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका ये एक डायरेक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, इसका एक मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर वेलोसिटी है तो इसका अपना एक डायरेक्शन है। अब मुझे इसका डायरेक्शन दिख तो रहा है कि हाँ ये आपके लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। और लेकिन मैं इसको जब लिखने जा रहा हूँ तो मेरे पास बस इसका एरो लेंथ हमको पता है, मेरे पास इसका एरो लेंथ पता है। तो मान लेते हैं ये एरो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको 10, इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इधर है। तो अब अगर मैं इस वेक्टर को, ये इस क्वांटिटी को डायरेक्शन देना चाहता हूँ, अभी इसका डायरेक्शन हमने दिया नहीं है, ये हमको पता है कि हाँ इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्शन देना चाहते हैं लिखने टाइम, तो मैं क्या करूंगा, एक दूसरा वेक्टर लेके आऊंगा, ठीक है, और वो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर। कौन होगा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो 1, कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैग्नीट्यूड 1, और उसका फिक्स डायरेक्शन होता है। तो जैसे ही ये वेक्टर था मेरे पास में, और इसका मुझे डायरेक्शन नहीं पता था, इसका मेरा को क्या मालूम था, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता था 10 यूनिट।
तो मैं अगर 10 में सपोज के तौर पे 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आएगा? नहीं आने वाला है। ठीक है, अच्छा तो लेट अस अज्यूम कि ये आपका वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट है और अभी इसमें डायरेक्शन नहीं है, अभी इसमें डायरेक्शन नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको डायरेक्शन देने की कोशिश की। अब डायरेक्शन देने के लिए हमने क्या किया, एक दूसरे वेक्टर को इसके साथ ज्वाइन कर दिया, एक दूसरे वेक्टर को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। लेकिन वो जो वेक्टर हमने ज्वाइन किया था उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? उसका डायरेक्शन होना चाहिए लेफ्ट साइड, उसका डायरेक्शन होना चाहिए लेफ्ट साइड। और अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होता, लेट अस अज्यूम अगर उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होता तो 10 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करता तो इसका मैग्नीट्यूड तो बदल गया, इसका मैग्नीट्यूड बदल करके कितना हो जाता फिर 50। लेकिन मुझे इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना था और बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए इसमें डायरेक्शन भी देना था। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा वेक्टर लेके आया जिसके पास में बाएं साइड लेफ्ट साइड का डायरेक्शन हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो 10 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आने वाला है, और लेकिन उसका डायरेक्शन आ गया। तो यूनिक वेक्टर का काम क्या है? किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बनाना हो अगर, तो आप यूनिट वेक्टर से क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मिल जाएगा आपको उस स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर। तो अगर मैं आपको केवल ये बोलता हूं कि फोर्स F है और ये फोर्स अगर आपका 10 न्यूटन है, ये फोर्स आपका 10 न्यूटन है, तो अभी इससे आपको क्या ये क्लेरिफाई हो पा रहा है कि इसका क्या डायरेक्शन है? नहीं, इससे आपको इसका डायरेक्शन को क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। अब इसके डायरेक्शन को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे करके और तब ऐसे करके डायरेक्शन दे देते हैं। तो ये क्वाइट क्या हो जाएगा, बच्चों वाली बात है ना, ये क्या है, बच्चों वाली बातें हैं कि बार बार हमको फोर्स लिखना है तो ऐसे करके डायरेक्शन बताएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक अपना वेक्टर बनाया। क्या बनाया? अपना एक वेक्टर बनाया, और वो वेक्टर हमने हमेशा मान लिया कि उसका मैग्नीट्यूड क्या लेना है, हमको 1 लेना है, लेकिन उसका अपना क्या होगा, फिक्स डायरेक्शन होगा। जब फिक्स डायरेक्शन होगा तो फिर हम जब किसी स्केलर में उसको वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें डायरेक्शन आ जाएगा और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ में आई? तो यूनिट वेक्टर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं? चलिए, तो अब इसके बाद अगर छोटा सा इसमें हमको एडिशन करना हो कुछ बातों को हम लोग लिख देते हैं कि यूनिट वेक्टर, किसी में आगे पॉइंट में लिख लीजिए यूनिट वेक्टर help us to make a scalar quantity into vector. यूनिट वेक्टर हेल्प अस टू मेक अ स्केलर क्वांटिटी इनटू वेक्टर, मतलब कि यूनिट वेक्टर हेल्प करता है किसी स्केलर को वेक्टर में बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों को यूनिट वेक्टर में एक चीज और लिखना है, उसमें लिखिएगा देयर आर three unit vectors. There are 3 unit vectors in the standard XYZ direction. In the standard XYZ direction, जो स्टैंडर्ड XYZ डायरेक्शन है वहां पे टोटल हमारे पास में 3 यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो चाहे सब हेडिंग में लगा सकते हैं कि यूनिट वेक्टर सब हेडिंग में लगाना चाहे तो लिख लीजिए यूनिट वेक्टर अलोंग x y and z डायरेक्शन। इसके बाद आप सब हेडिंग लगा लीजिए यूनिट वेक्टर अलोंग x y and z डायरेक्शन। अभी प्रैक्टिस नहीं है कि बोर्ड को कैसे इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। कल से आगे क्लास से हो सकता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ आए। ठीक है, मेन था कि हम भी इसमें इंटरेस्ट इसीलिए दिखाई कि एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, एक बार स्टार्ट तो करते हैं, फिर जैसा होगा आगे पीछे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिट वेक्टर अलोंग x y and z डायरेक्शन हो गया। आप लोग के लिए हम चले आए हैं, हम अपने लिए आए हैं और क्या, आप लोग के लिए नहीं आए, हम अपने लिए आए हैं। यहाँ पे हमको एक बेनिफिट मिल रहा है ना जी, तो बोर्ड मिल जाएगा, तो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी इनहांस हो रही है।
ऐसा नहीं, आप लोग के लिए है, अदरवाइज ऐसा होता तो हम बहुत पहले नहीं आ गए होते, समय लगा है। चलिए, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई इन द डायरेक्शन। 10th वाला फिजिक्स का एग्जाम आपकी वजह से अच्छा गया था। हाँ चलिए, ये तो अच्छी बात है मेरे लिए, आप लोगों की इतनी फिजिक्स की नंबर सारा है। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स नंबर नहीं कटा, नहीं करा था, नहीं करा फिजिक्स नंबर कहीं नहीं। अरे वाह, सिर्फ बायो में। मेरा केमिस्ट्री में कटा था, लुईस शेड्यूल वाला। तो आप लोगों को तो हम कोर कॉन्सेप्ट भी बता दिए थे जिससे आप लोगों को फिजिक्स अच्छा होगा। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बढ़िया। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी तो हम आपको बोले ही थे कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम आप लोगों को पढ़ा देंगे जिस लेवल का, उस लेवल को कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप लोगों की ये एनर्जी अगर हमको मिलती रहेगी तो फिर तो बल्ले बल्ले है मेरे लिए। ये बड़ा है, ये वाला बड़ा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, यूनिट, क्योंकि बार बार इसको चेंज करना पॉसिबल है। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, हेडिंग लगा दिया। चलिए, अब आते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में पहला लिखेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के अलोंग। तो अब सबका अपना अपना नाम होगा, थोड़ा सा फास्ट भी कर रहे हैं। ऐसे देखो, यूनिट वेक्टर को समझना एक चीज, यूनिट वेक्टर जो है पहले इसको समझ लो। हमने मेन चीजें बतानी है, इसीलिए बीच में हमने ये किया। यूनिट वेक्टर जो होता है, अगर कोई एक नॉर्मल वेक्टर है, ये एक्स या वाई और जेड नहीं है अगर, तो उसको रिप्रेजेंट हम लोग फिर ऐसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ए कैप होता है। ठीक है, ये शायद आप जानते होंगे। और ए कैप जो होता है, ये थोड़ा सा बेसिक इसको बताना चाहिए। ए कैप जो होता है, ये आपको वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो इसके पास में डायरेक्शन भी आ जाता है और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी वेक्टर, जैसे वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ ऐसे। इसका अपना एक क्या है, एरो लेंथ है। ठीक है, इसका अपना क्या है, एरो लेंथ है। इस एरो लेंथ को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, और साथ साथ इसका ये एरो डायरेक्शन हुआ और ये बनता है वेक्टर का डायरेक्शन। तो कोई भी वेक्टर को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक एरो लेंथ चाहिए और एक एरो का डायरेक्शन चाहिए। एरो लेंथ बताता है उसके मैग्नीट्यूड को और एरो डायरेक्शन को डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो अगर देखो ये क्या है, इसकी बात अगर हम लोग करते हैं, ये क्या है, ये आपका वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। लेकिन ये क्या है, ये नीचे वाला क्या है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। पैरेलल ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का मतलब ये कि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो अब देखो, सुनिए, ऊपर वाले में क्या है, एक मिनट, ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, हाँ या ना। और नीचे वाले में क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो कट जाएगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना बना, 1, और डायरेक्शन तो है। तो क्या ये अब एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, उसके ऊपर कैप चढ़ा दो और करते क्या है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया बात। चलिए, तो अब हम लोग, ये तो एक नॉर्मल सा यूनिट वेक्टर था किसी भी डायरेक्शन का, बट हम लोग कौन से डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखना चाहते हैं, एक्स के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देखना चाहते हैं। तो एक्स के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर हम लोग देखेंगे वो क्या हो जाएगा, वो अलग से लिखा जाएगा और उसका नाम होता है कुछ अलग। उसको हम लोग कहते हैं आई और उसके ऊपर कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर में कैप लगता है तो आई और उसके ऊपर कैप लगा देंगे। चलिए, तो ये जो एक्स एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का जो मेरे पास में एक वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो ये वेक्टर कौन सा बन गया मेरे लिए, आई कैप। ठीक है, चलिए, अब इसका फायदा क्या मिला इसको समझो। मान लेते हैं मेरे पास में एक फोर्स था, मेरे पास में एक फोर्स था जिसका मैग्नीट्यूड था 10 या 15 न्यूटन। ठीक है, अब ये अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया तब तो आप समझ में आ गया कि सर ये एक फोर्स है और इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन मैं इसको सिर्फ लिखना चाहता हूं, तो लिखने के लिए मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को कि ये तो केवल और केवल क्या है, अभी स्केलर है। ये क्या है, स्केलर है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई।
एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई। तो यूनिट वेक्टर अब यहाँ पे कौन सा ले हम, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है x, और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन है आई कैप। तो हम इससे क्या कर देंगे आई कैप से मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैं 15 के साथ में आई कैप लिख देता हूं तो ये मेरा अब क्या बन गया फोर्स x डायरेक्शन में। बात समझ में आई। तो अब ये स्केलर नहीं रहा, अब ये क्या बन गया वेक्टर बन गया। बोलो कोई दिक्कत। तो हम लोग इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे एक वेक्टर का एरो साइन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर आई कैप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और ये यूनिट वेक्टर आई कैप कब यूज करेंगे, जब किसी भी वेक्टर का हम लोगों को डायरेक्शन देना होगा और वो वेक्टर एक्स एक्सिस में होगा तब। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए एक मिनट इसको नहीं मिटाना था ना। चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें आपको यूनिट वेक्टर अराउंड अगर y डायरेक्शन होगा तो उसको क्या बोलते हैं, लेट अस अज्यूम x इज। अगर मान लेते हैं यही वेक्टर है यूनिट वेक्टर लेकिन x की तरफ नहीं है, नेगेटिव x की तरफ है, तो फिर इसको हम लोग माइनस में क्या लिखेंगे आई कैप लिखेंगे। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा तो 1 ही होगा। ठीक है, ये बेसिक था। दूसरा यूनिट वेक्टर अलोंग y, तो अगर y डायरेक्शन में होगा तो 2 आ जाएगा, एक ऊपर की तरफ जिसको बोलेंगे j कैप और एक नीचे की तरफ जिसको बोलेंगे माइनस में j कैप। एक तीसरा आएगा, तीसरा इधर लिख देते हैं, तीसरा आ जाएगा अलोंग z। तो z के डायरेक्शन में एक इधर आ गया पॉजिटिव z, इसको बोल देंगे k कैप, और एक आ जाएगा नेगेटिव z मतलब अंदर की तरफ, तो ये लिखेंगे माइनस में k कैप। ठीक है, अगर बनाना चाहते हैं इसको बनाने, नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, बस खाली आप हेडिंग में लिखा है यूनिट वेक्टर अलोंग x y z डायरेक्शन, तो उसको भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से बना लें जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, समय ज्यादा नहीं लगेगा, जल्दी से बना लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए। तो ये थे आपके यूनिट वेक्टर्स, और इसमें से ये 3 वेक्टर हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। अदरवाइज जनरल कौन होगा तो वेक्टर a का क्या है या वेक्टर b का क्या है। बन गया। चलिए आगे आते हैं, अब लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। जैसे कि अभी हम लोग इसको बता चुके हैं कि लेट अस अज्यूम ये मेरे पास में एक वेक्टर है और ये वेक्टर 10 न्यूटन का है। तो देखने से डायरेक्शन आपको दिख जा रहा है, लेकिन जब हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 और साथ में आई कैप और आगे इसका यूनिट और यहाँ लिखेंगे f इज इक्वल टू, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मेरे पास में एक दूसरा वेक्टर है और वो ऐसा कुछ है और ये आपका 8 न्यूटन है, तो उस केस में हम लोग इसको क्या लिखेंगे f इज इक्वल टू माइनस में 8 j कैप, है ना, और आगे इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास में एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपको f इज इक्वल टू 3 k कैप न्यूटन। अभी तो ये एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, लेकिन अगर x और y प्लेन में है तब क्या होगा। अगर कोई वेक्टर x y प्लेन में है फिर क्या होगा, ना ही x में है ना ही y में है ना ही z में है, वो x और y के जो बने हुए प्लेन है उसमें है, फिर क्या करेंगे सोचिए। नहीं, रिजल्टेंट तो बात की बात है, अभी हम रिजल्टेंट की बात नहीं करें, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, उसको समझते हैं। देखो मान लेते हैं कि ये मेरे पास में एक वेक्टर है, अभी फिलहाल ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन हो गया x y z। अब यहाँ पे मेरे को एक वेक्टर है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना,
ये मान लेते हैं वेक्टर है, ठीक है। इसका अपना एक एरो लेंथ है ना, यहां से यहां तक क्या है, एरो लेंथ। अगर ये आपका वेक्टर है जो कि x और y के डायरेक्शन में है, x और y के प्लेन में है, मैं इसका एक एरो लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड मान ले रहा हूं, और लेट अस एज्यूम कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट है, लेट अस एज्यूम यहां से यहां तक, ठीक है। इसका अपना एक क्या है, फिक्स डायरेक्शन है जिसमें एक एंगल थीटा भी है। अभी अगर ये वेक्टर इस पॉइंट पे है तो बताइए क्या इस वेक्टर का यहां से यहां तक x का कुछ मैग्नीट्यूड है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाते हैं, अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। उसके लिए हम इसको 3 नहीं लेते हैं, 5 ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5, ठीक है। मान लेते हैं यहां से यहां तक आपका क्या है, 4 यूनिट है, ठीक है। x में कितना, 4, और y में कितना होगा फिर, 3। 4 और 3 मिलकर के कितना हो गया, 5 बन गया। क्योंकि आपको पता है पाइथागोरस से आप निकाल सकते हैं इसका क्या, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब आपको 5 आ जाएगा। अब मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, चेंज कर दिया हूं। हालांकि इसमें ये सिलेक्ट हो जाता तो और अच्छा था, मजा आता था, कोई दिक्कत नहीं। इस वेक्टर को मैंने इधर ले आया। अब एक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या मैंने इसके मैग्नीट्यूड को बदला है, नहीं। क्या मैंने इसके डायरेक्शन को बदला है, क्या मैंने इसके मैग्नीट्यूड को बदला है, नहीं। क्या मैंने इसके डायरेक्शन को बदला है, तो हाँ, क्योंकि पहले वेक्टर किधर था, पहले वेक्टर तो इधर था, है ना। पहले वेक्टर का डायरेक्शन तो ये था, लेकिन अब वेक्टर देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आया। ओके, तो मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं आया, डायरेक्शन में अंतर आ गया, कैसे आया होगा। तो इस बार अगर आप ध्यान दीजिएगा तो y थोड़ा सा बढ़ गया है, y थोड़ा सा बढ़ गया, देख पा रहे हैं, बोलिए। देखिए ये आपका y हो गया, और इस बार क्या हुआ अंतर दूसरा, x थोड़ा कम हो गया, x थोड़ा कम हो गया। अच्छा, जब y बढ़ गया x कम हो गया, तो पहले जो y था और पहले जो x था, उससे जो मेरा फोर्स अगर आ रहा था तो वो फोर्स क्या आ रहा था, एक मिनट, हेलो, वालेकुम। तो देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसको समझिए। ये वेक्टर जो पहले वाला वेक्टर था, उस वेक्टर में x में कितना यूनिट था, 4 यूनिट। तो उस अगर 4 यूनिट को हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4i, बोलिए 4i क्या, और 3 यूनिट क्या आ जाएगा, प्लस में 3j क्या। ये पहला वाला फोर्स आपका आ गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5 यूनिट ही था, लेकिन उसमें x कितना था, 4, और y कितना था, 3। अब जो आया आपको उसमें x कम है और y ज्यादा है, x कम और y ज्यादा है। x मान लेते हैं कम होके कितना है, तो लेट अस अज्यूम x जो है वो √12 है, मान लेते हैं कितना, √12 है, ठीक है। √12 की वैल्यू 3 से ज्यादा होती है, 4 से कम होती है, और इसकी वैल्यू कितना है, y की वैल्यू एक ही में डायरेक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए रूट आपका y कितना है, हेलो, हाँ हमको याद है, गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसमें कितना है तो मान लेते हैं ये है आपका, एक मिनट, ये है आपका √13, ठीक है। तो जब मैं f2 निकालूंगा, f2, तो f2 निकालने के लिए मैं लिखूंगा √12i कैप प्लस में √13 j कैप। अच्छा ये सर आप कैसे मेजर कर लिया कि √12 है और √13, तो ये अपने अंदाज से मैंने बताया, कोई फिक्स करके नहीं बताया कि हाँ ये √12 ही है, अंदाज से होता है। लेकिन अगर ये √12 है तो 110% वो √13 होगा, ये 100% नहीं है। क्यों बताते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किए, मैग्नीट्यूड चेंज किए थे क्या, सिर्फ एरो को रोटेट किए थे, रोटेट किए थे, मैग्नीट्यूड तो वही रह गया। जब मैग्नीट्यूड वही रह गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा, कि मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का, एक चीज याद रखना, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, और वो होता है, अगर मान लेते हैं वेक्टर आपका जो है वेक्टर b बराबर, अगर ऐसा कुछ है
एक्स आई कैप, आगे हम लिखा देंगे वाई जे कैप, अगर तो इसका मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप कितना निकालिएगा, अगर निकालिएगा तो रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 मतलब 5, f का मैग्नीट्यूड आ रहा है 5। यहाँ पे x का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर मैं f2 की बात करता हूँ रूट ओवर रूट 12 का स्क्वायर और फिर रूट 13 का स्क्वायर है ना, रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 और रूट 13 का स्क्वायर 13, 12 प्लस 13 कितना हो गया 25, 25 का मतलब क्या मैग्नीट्यूड बदला है हमने, नहीं, लेकिन x और y का क्या हमने जो अमाउंट था उसको चेंज किया है, तो हाँ, तो x और y के अमाउंट को चेंज करने से क्या हुआ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहा लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए अगर ये केवल x में था कोई दिक्कत नहीं, केवल y में था कोई दिक्कत नहीं, केवल z में था कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिर्फ इसमें i आएगा j आएगा k आएगा। बट अगर x और y दोनों में है तो उस केस में मेरे पास में i भी और साथ में j भी आएगा। और अगर कोई वेक्टर, ये अभी वेक्टर जो था ना, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया ये वेक्टर आपका x और y प्लेन में है, का ऊपर तो नहीं जा रहा है, चलिए ये क्या है x और y प्लेन में है, ठीक है ना, ये x y प्लेन में जब वेक्टर है तो इसको हमने सिर्फ i और j लिया। अगर y z प्लेन में होता तब, अगर y z प्लेन में होता तब क्या लेते, तो y के लिए कौन सा डायरेक्शन है j और z के लिए k, तो y z प्लेन में होगा तो फिर क्या आता j और k, बात समझ आ रही है। और अगर x z प्लेन में होगा तब तो i और k, ये बात समझ आ गई। अगर x y z स्पेस में है तब क्या होगा, तो फिर i भी आएगा j भी आएगा और k भी आएगा, बात समझ आ रही। तो अगर मैं किसी एक वेक्टर को, जो कि वेक्टर आपका इस टाइप से लिखा हुआ है x i कैप y j कैप और z k कैप, इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर में तीनों एक्सिस में मैग्नीट्यूड थोड़ा सा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, किसी एक स्पेस में है। स्पेस समझते हैं, जैसे ये एकदम पर्टिकुलरली क्या हो गया, ये x डायरेक्शन, ये क्या है y डायरेक्शन, अब बाहर निकालेंगे तो z डायरेक्शन, अगर स्पेस में कर दिया तो ये फिर क्या है, ये x और y और z तीनों में है, सही बता दी। अगर हम लोग के पास में एक छोटा सा डंडा रहता तो और अच्छे समझा पाते, लेकिन अभी है नहीं, देखा जाएगा बाद में। उम्मीद है आपको थोड़ा मोड़ा सही समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा इसमें तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये दिक्कत है। चलिए तो ये आप चाहें तो लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से, पीछे वाला लिख लिए थे, ये लिख लिए थे, ये लिख चुके हैं आप, इसे लिखना है, चलिए याद, इसको लिख लीजिए अगर लिखना है। ये F1 बना लीजिए और ये F2 है। आप लोगों को दो दिखाना होगा, एक से नहीं काम चलेगा, आप लोगों को दो दिखाना होगा। मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था ताकि आपको ये फील आ सके कि मैग्नीट्यूड में हमने चेंज नहीं किया है। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए बात कर लेता हूँ कि सिचुएशन आपके साथ ऐसा आएगा कि बीच में वीडियो में कंटेंट नहीं दिखेगा लेकिन वीडियो चलता रहेगा, ठीक है। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि साथ में हमारे ये एक हाइब्रिड क्लास, हाइब्रिड क्लास आप समझते हैं, आप लोग जानते हैं हाइब्रिड क्लास, हाँ, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एक साथ। तो ये प्योरली ऑनलाइन नहीं है, प्योरली ऑफलाइन भी नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सअप है, इसलिए आपको ऐसे कुछ सिचुएशंस मिलते रहेंगे। देख लिया, अब जो मेनली आपको पढ़ना है वेक्टर में वो है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कंपोनेंट वाला, उसको भी जानना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए, चलिए
इसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बाद आगे हम लोग देखेंगे वेक्टर में, और वो है आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझिए। देखिए पहले क्या सीन था कि हम x में 4 यूनिट गए थे, ठीक है, पहले x में 4 यूनिट गए और y में 3 यूनिट गए, तो अल्टीमेटली हम यहाँ पहुंच गए। तो मेरे पास में एक वेक्टर बन गया और वो वेक्टर क्या बना था, 4i कैप और प्लस में 3j कैप। लेकिन अब दूसरा सीन है। अच्छा, जब ये सीन था तो इस सीन में नो डाउट हमारे पास में एक एंगल भी मिल गया था थीटा, ठीक है। अब सीन क्या है इसको समझिए, दोनों में क्या डिफरेंस है इसको जानना होगा। अब सीन ये है कि मेरे पास में पहले से एक वेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है ऐसा कुछ, और मैं जानना चाहता हूं ये इसमें एक थीटा एंगल भी दिया हुआ है, और अगला आपको इसका इंफॉर्मेशन है कि इसका एरो लेंथ आपको दे दिया, मान लेते हैं 5 न्यूटन, लेट अस अज्यूम फोर्स की बात करें तो 5 न्यूटन। ये इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है कि एक आपका वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और जो कि एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है। तो बताइए इस सिचुएशन में क्या एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर का कुछ क्वांटिटी आएगा? इतना सा क्वांटिटी एक्स में आया, इतना सा वाई में आया, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा तो एक्स बढ़ेगा, वाई घटेगा। अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो एक सॉरी उल्टा हो गया, अगर ऊपर जाएंगे तो एक्स कम होगा, वाई बढ़ेगा, और अगर नीचे आएंगे तो एक्स बढ़ेगा और वाई कम होगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी फिलहाल ये जानना चाहता हूं कि ऐसा सिचुएशन में जब इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और इसका एंगल थीटा है जो कि एक्स एक्सिस से है, तो ये एक्स में कितना है और वाई में कितना है। ये वाला जो मैंने आप लोग को बताया था ना, ये वाला, इसमें मैंने आपको मान करके बताया था कि 4 यूनिट और 3 यूनिट। बस समझिए, ये जो आपको मैंने दिखा दिया था 3 और 4 यूनिट, ये क्या किया था हमने मान के बताया था ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वेक्टर मिला है दो चीजों से, एक्स से और वाई से। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आई कैप और जे कैप करके, यहाँ पे भी आई कैप और जे कैप करके फाइनली हमको ये जानना था कि एक्स आई कैप होता है, वाई जे कैप होता है और जेड के कैप होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन अलग है। अभी का सिचुएशन ये है कि हमको ये नहीं पता है कि एक्स में कितना है और वाई में कितना है। हम मान तो सकते नहीं, हमको पता क्या है, दो चीजें, एक वेक्टर का एरो लेंथ जिसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे और दूसरा वेक्टर का थीटा डायरेक्शन इंक्लिनेशन एंगल, ये दो चीज पता है। क्या इस दो इंफॉर्मेशन से हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या कि एक्स में कितना और वाई में कितना? सोचिए, क्या इस इंफॉर्मेशन से हम लोग पता कर सकते हैं एक्स में कितना वाई में कितना? अगर हाँ तो अच्छी बात, नहीं तो भी अच्छी बात, क्या दिक्कत, छोड़ दें हैं? 5 cos थीटा कैसे पता नहीं cos theta equal to हाँ। वेक्टर भाग उसका हाँ। मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है, वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, ये थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि थीटा अगर इस तरफ है तो यहीं पे आपका 5 cos क्यों आया, यहाँ पे क्यों नहीं आया 5 cos, या 10 भी तो आ सकता था, कुछ भी तो आ सकता था ना। तो उसको समझते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग फिलहाल यहाँ पे हमने कहा ना आपको कि ये जो क्लास है हम लोगों का, ये कॉन्सेप्ट वाला क्लास है, इसमें हम कॉन्सेप्ट की बातें करेंगे, जो चीजें पढ़ी पढ़ाई है उस पर बात नहीं करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका कितना है x, ठीक है, ये आपका कितना है y, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, x और y आपस में क्या परपेंडिकुलर होते हैं? यस सर। चलिए तो मेरे पास में एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिख रहा है। इस ट्रायंगल का आपको हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 यूनिट। तो अभी हम लोग 5 नहीं लेकर के क्या ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड अगर लेना हो तो क्या ले लेते हैं, a, ठीक है।
मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लेते हैं। चलिए हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए ले लिया। तो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओ ए बी। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है वाई, और बेस कितना है, तो बेस है एक्स। अब अगर मैं इसमें एक ट्राइगोनोमेट्री लगाता हूं साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब ए बी, और वाई में हाइपोटेन्यूज मतलब ओ बी। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ए बी हमने क्या लेना है, वाई का कंपोनेंट हो गया, और ओ बी कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बोलिए हाँ है ना, इधर कितना आया, साइन थीटा। यहां से अगर मैं y निकालना चाहता हूं तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a और sin थीटा आया। तो हम लोग पढ़े हुए ऐसा है कि जिस तरफ थीटा है उस तरफ cos चिपका देना है, और जिस तरफ थीटा नहीं है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin चिपका देना है। वो तो याद किए हैं, लेकिन वो कैसे चिपका रहे हैं तो वैसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री से सॉल्व करके देख रहे हैं। अब देखो अगर मैं cos थीटा निकालता हूं तो, अगर मैं cos थीटा निकालता हूं तो cos थीटा हो जाएगा OA, और y में OB। OA कितना है, x, OB कितना है, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ a। इधर क्या आया, cos थीटा। x कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ a, और साथ में cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x वाला कंपोनेंट है वो उस वेक्टर के साथ में cos लगा के आ रहा है, जो y वाला कंपोनेंट उस वेक्टर में sin लगा के आ रहा है। अच्छा, क्या ये हम थीटा को ऐसे ही मान सकते हैं, तो नहीं, हम लोग का थीटा थोड़ा चेंज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसा आप लोगों ने देखा हुआ है इस टाइप से, उसको समझिए। ये कंपोनेंट वाला जो याद करने वाला जो तरीका है वो तो हम बाद में आपको बता देंगे, पहले इसको समझिए। ये मान लेते हैं वेक्टर हो गया हम लोगों का, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर a मान लेते हैं। थीटा इस बार इधर से हमने लिया, तो अब की बार आपको पता है कि इधर क्या आएगा, y में क्या आएगा, y में क्या आएगा cos, और x में क्या आएगा sin। तो कैसे आएगा उसको चेक कर लो। अब की बार राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है ना, ये O, ये A और ये B। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे इसको y मानता हूँ तो इसको क्या मानूंगा, x मानूंगा, तो दिक्कत। अब बताइए क्या मैं यहाँ पे sin थीटा लगा सकता हूँ, तो sin थीटा लगाते हैं। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर y है, हाँ परपेंडिकुलर कितना है, बायो ये है क्या, अच्छा समझ ले, परपेंडिकुलर कितना है AB, या डायरेक्ट एक्स ले लें, चलिए, और हाइपोटेन्यूज कितना है, वेक्टर A। तो यहां से इस बार x कितना आया, A sin, उससे पहले क्या आया था, A cos। तो अंतर क्या आया, अंतर ये आया कि इस बार थीटा आपका y से है, उससे पहले थीटा किसमें था, x में था। अब अगर मैं यहाँ पे cos निकालता हूं तो वहीं पे आपको y क्या मिलेगा, BA cos थीटा। तो कुल मिलाकर के याद क्या रखना है आपको कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो पहले ये चेक कर लो कि उस वेक्टर का उस एक्सिस से क्या डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा एक बात और बीच में आपको बताते हैं, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी आप लगा पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट बनाते हैं वो x में है या नहीं है उससे बात नहीं, कोई एक जनरल आपका एक्सिस है जो x से हट के ऐसे, तो वो आपस में जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगा तब तक उसमें आप कंपोनेंट रिजॉल्व काहे, क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री कैसे लगाइएगा, बिना ट्रायगोनोमेट्री लगा के तो आप निकाल नहीं सकते हैं कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कंपोनेंट निकालना होगा तो दो आपका, अब जो याद रखना उसको समझिए, पहले याद रखना उसको समझिए, ये तो आप लोग याद किए हुए भी है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट अगर निकालना है तो ये चेक कर लो कि उसका थीटा किधर है, जिधर थीटा होगा उधर क्या आ जाएगा A cos, और जिधर थीटा नहीं है उस तरफ sin, ये आ गया A sin। अब ये जो दोनों एक्सिस में हमने कंपोनेंट रिजॉल्व किया था, क्या ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, है, तो इसका मतलब यहाँ कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऐसा आपका एक्सिस है, लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं ये y डैश, लेट अस एज्यूम, ठीक है, बीच में एक वेक्टर है, ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड है और ये वेक्टर A है।
अब बताइए x में कितना y में कितना, तो यहाँ a cos और यहाँ a sin थीटा। अगर ऐसा लिखते हैं तो फिर ये क्या है, गलत। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री नहीं है। तो याद रखना एक बात कि कभी भी कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए आपको ये देखना होगा कि किन दो एक्सिस पे कंपोनेंट रिजॉल्व करना है और क्या वो दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे बात समझ में? लेट अस एज्यूम, मान लेते हैं ये हम लोगों को ऐसे करके एक्सिस मिल गया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसका नाम दे देते हैं आपको P, इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, अब यहां पे एक वेक्टर है, देखो ध्यान से, वेक्टर A। तो पहले तो ये चेक करो कि क्या ये एक वेक्टर A जो है, क्या वो दो एक्सिस जिसके अंदर में आपको कंपोनेंट निकालना है उसके बीच में आ रहा है। बीच मतलब उसके अंदर। जैसे ये अगर यही एक वेक्टर A बाहर रहता तब क्या होता, तो फिर इस पे और इस पे कंपोनेंट नहीं आता। ये बात समझिएगा, दोनों पे कंपोनेंट कब आएगा, जब दोनों के अंदर में आए वेक्टर, तभी आपका क्या होगा, कंपोनेंट रिजॉल्व होगा। ये बात क्लियर है? तो क्या ये बताइए पहली बात कि ये जो वेक्टर जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं इस पे और इस पे, क्या उसके बीच में आ रहा है, बीच मतलब अंदर में आ रहा है। चलिए, एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, क्या जिसमें रिजॉल्व करना है, क्या उसी दोनों एक्सिस में जो रिजॉल्व कर रहे हैं, क्या वो दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। चलिए, ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया, परपेंडिकुलर भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा चीज क्या चेक करना है, तीसरा चीज चेक करना है आपको थीटा। तो मान लेते हैं कि वेक्टर A जो है वो P से थीटा डिग्री है, तो अब सिंपल है, इस तरफ क्या जाएगा, P cos थीटा, इस तरफ क्या आएगा, P sin थीटा। ठीक है, अब एक बात याद रखना, वेक्टर का जो एरो है, अगर वो एक्सिस का जो ये ओरिजिन है इससे दूर है, तो फिर इसके कंपोनेंट का भी डायरेक्शन एक्सिस से क्या है, दूर है। लेकिन अगर वेक्टर का डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ हो, लेट अस सपोज ये वेक्टर A है, अब क्या होगा, अब दो कंपोनेंट बनेगा, फिर से थीटा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं आपका क्या है y और ये क्या है x डैश। ये ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहा है ना, शांत बैठे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कुछ अपने लेवल पे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर ये सब कुछ इतना ज्यादा तो है, फिजिक्स में है। आपको अभी भी मैं बहुत कुछ नहीं बताया हूँ, ठीक है, अभी बहुत कुछ नहीं बताया हूँ, पहले आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड लेवल से काम नहीं चलने वाला है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना? चलिए, तो अगर एरो अंदर की तरफ है तब क्या होगा, अगर एरो अंदर की तरफ है तब क्या होगा, तब जो दो वेक्टर बनेगा, जो कंपोनेंट बनेगा, अगेन वो एक इस पे बनेगा और एक इस पे बनेगा। ये बात तो क्लियर है? लेकिन उनके जो डायरेक्शंस होंगे वो किधर होंगे, अंदर की तरफ। क्या इसमें और इस, या इसमें और इसमें आप डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं? इसमें क्या है, वेक्टर जो था वो एरो अंदर की तरफ था, ओरिजिन की तरफ था, इसीलिए इसका भी एरो अंदर और इसका भी एरो अंदर की तरफ। ये बात क्लियर हुई? क्या दिक्कत है? चलिए, तो ये बन जाएगा A sin थीटा, ये बन जाएगा A cos थीटा। लोड लिया कि नहीं लिया? ले लिया? चलो, तो ये बताओ तो ये मान लेते हैं आपका एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, ये थीटा है 30 डिग्री, ये आपका y डैश है, ये आपका x डैश है। तो बताओ x डैश में कितना कंपोनेंट जा रहा है और y डैश में कितना कंपोनेंट जा रहा है। x डैश में कितना, y डैश में कितना, उसका डायरेक्शन भी, ये डायरेक्शन वेक्टर का नहीं है, ये एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, वेक्टर का अलग डायरेक्शन रहेगा। तो बताइए x में 5 sin 30 cos 30, इधर आएगा आपको 5 cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। हाँ, ये आ गया 5 √3/2। ये किस में आ गया, x डैश में, उसका डायरेक्शन किधर हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन या अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 5/2।
आया ना? Yes. ये sin 30 कितना होता है 1/2 तो 5/2 ये कंपोनेंट लेना सीखे हैं, Yes. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए तो अभी हमको अब निकलना भी है, तो वीडियो को इतना ही अभी हम लोग रखते हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 घंटे का क्लास हम लोगों का हो चुका है। अब क्लास एंड होने तक आप लोगों से मैं फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, जो आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अपने एमपी जंक्शन चैनल पे, मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा, अभी हम लोगों को मैनेज करना है। अभी आप अगर वो सब चीज़ें सोच रहे हैं कि सर ये स्टूडियो वाला फीलिंग आना चाहिए, या सर ये ऐसा है कि साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, या सर ऐसा है कि लाइट क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस बोर्ड पे बैकग्राउंड में कुछ बहुत सारे लाइट्स आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। एक चीज़ पे फोकस करना है, कंटेंट आ रहा है कि नहीं। कंटेंट आ रहा है, अच्छी बात। कंटेंट वैल्यूएबल है या नहीं, ये दूसरी बात। तो ये आपका मेन 2 पॉइंट होगा। अब अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, इतना देर आप लोग पढ़ चुके हैं, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो आप अपने आप में बोलते हैं ना कि जानकार हैं आप, दिमाग तो दिया है ऊपर वाले ने। तो चाहे तो आप अगर फिर से ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। बाय बाय।